नमस्कार, पांच शहर पांच खबर देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ दिनकर आनंद। पांच शहर पांच खबर की शुरुआत करते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शनिवार को तेलंगाना पहुंचे। यहां उन्होंने वारंगल में भद्रकाली मंदिर में पूजा की। इसके बाद गाय को चारा खिलाया। इसके बाद उन्होंने 6100 करोड़ रुपए की योजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया। इनमें हाईवे से लेकर रेलवे तक के प्रोजेक्ट शामिल है। इसके अलावा पीएम ने वारंगल में जनसभा को संबोधित करते हुए कहा कि तेलंगाना सरकार ने केंद्र सरकार को हमेशा गाली दी है, ये जनता को धोखा देते हैं। केसीआर मतलब सबसे भ्रष्ट सरकार। अब तो दिल्ली तक इनके भ्रष्टाचार के तार फैल गए। इसके साथ ही पीएम मोदी ने आगे कहा कि हम पहले दो राज्यों या दो देशों की सरकार के बीच विकास से जुड़े समझौते की खबरें सुनते थे। ऐसा पहली बार हुआ है जब दो राजनीतिक दलों और दो राज्य सरकारों के बीच भ्रष्टाचार की डील के आरोप लगे हैं। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तेलंगाना में चुनावी शंखनाद का बिगुल बजा दिया है। आपको बता दें कि आगामी लोकसभा चुनाव और विधानसभा चुनाव के मद्देनजर प्रधानमंत्री का यह दौरा कई मायनों में अहम रहा। जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक दिन पहले वाराणसी और गोरखपुर में चुनाव प्रचार किया, तो वहीं दूसरे दिन प्रधानमंत्री दक्षिण के तेलंगाना पहुंचे। यहां उन्होंने केसीआर और कांग्रेस पर जमकर हमला बोला। केसीआर को भ्रष्ट सरकार बताया, साथ ही कांग्रेस को परिवारवादी सरकार बताया है। तो आपको बता दें कि तेलंगाना विधानसभा में 119 विधानसभा सीटें हैं, जिसको लेकर तीनों पार्टियां पुरजोर कोशिश में जुटी है। एक तरफ जहां सत्तारूढ़ दल बीआरएस लगातार तैयारियों में जुटी है, तो दूसरी तरफ मुख्य विपक्षी दल कांग्रेस भी पीछे नहीं है। इसी कड़ी में बीजेपी के से नरेंद्र मोदी पहुंचे। लगातार बीजेपी के तमाम बड़े नेता पहुंच रहे हैं। आपको बता दें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कर्नाटक विधानसभा चुनाव हारने के बाद तेलंगाना में कोई जोर आजमाइश नहीं छोड़ना चाहते, क्योंकि दक्षिण में एक बार फिर से बीजेपी की साख ढीली होती नजर आ रही है। आपको बता दें लगातार नरेंद्र मोदी हो, जेपी नड्डा हो या फिर गृह मंत्री अमित शाह हो, सभी दक्षिण के दौरे पर पहुंच रहे हैं। दक्षिण में लगातार प्रचार प्रसार कर रहे हैं। तो बड़ी जानकारी आपके साथ साझा कर रहे हैं। आपको बता दें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शनिवार को तेलंगाना पहुंचे। यहां उन्होंने 6400 करोड़ रुपए का उद्घाटन किया, शिलान्यास का। खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारी सहयोगी दीक्षा चौधरी न्यूज रूम से हमारे साथ लाइव जुड़ गई हैं। दीक्षा, क्या जानकारी है? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के इस दौरे को किस तरीके से विपक्षी दल समझेंगे? देखिए दिनकर, सबसे पहले बता दूं प्रधानमंत्री मोदी विशेष मेहमान से हैदराबाद पहुंचे। उसके बाद वो हेलीकॉप्टर से तेलंगाना के बारगल पहुंचे और इस दौरान उन्होंने 6000 करोड़ की विकास परियोजनाओं का शिलान्यास किया। इसके बाद उन्होंने संबोधित करते हुए केसीआर सरकार पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि केसीआर सरकार सबसे भ्रष्ट सरकार बताया। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि उन्होंने किसानों से जो वादे किए वो आज तक पूरे नहीं किए। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि भ्रष्टाचार में लिप्त है ये राज्य सरकार, लगातार इस पर भ्रष्टाचार के आरोप लगते रहे हैं। इसके दौरान उन्होंने पार्टी पर जमकर निशाना साधा। आपको बता दें पीएम मोदी ने कहा कि केसीआर सरकार ने 4 काम किए हैं। पहला काम उन्होंने क्या है कि केंद्र सरकार और पीएम मोदी को गाली देना। दूसरा काम उन्होंने क्या है कि सत्ता पे काबिज लोगों को सत्ता देना और इसके साथ ही उन्हें उनके परिवार के साथ ही केंद्र में सत्ता काबिज करवाना। और तीसरा काम उन्होंने कहा है कि राज्य सरकार में भ्रष्टाचार करना। और चौथा, जो राज्य में भ्रष्टाचार हो रहा है उसको और गति देना। तो ये 4 बातें प्रधानमंत्री मोदी ने बोली केसीआर के खिलाफ। इस दौरान आपको बता दें उन्होंने इसके साथ ये भी कहा कि आज जो विकास की गति हो रही है उसमें भ्रष्टाचार में लिप्त हो चुका है प्रदेश लगातार। और उसके दौरान पीएम मोदी ने केसीआर पर जमकर निशाना साधा है। दिनकर जी, बहुत बहुत धन्यवाद दीक्षा हमारे साथ जुड़ने के लिए और ज्यादा जानकारी देने के लिए। पश्चिम बंगाल में शनिवार को त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव के मतदान हुए। चुनाव के दौरान ऐसी तस्वीरें निकलकर सामने आई जो कानून व्यवस्था पर सवाल उठाती हैं। पश्चिम बंगाल में गुंडों ने कहीं मतपेटियों को फूंक दिया तो कहीं बूथ को ही लूट ले गए। मतदान के दौरान हुई हिंसा में कई लोगों की जान चली गई। भारतीय जनता पार्टी ने तृणमूल कांग्रेस सरकार पर हमला करते हुए आरोप लगाया कि टीएमसी के शासन में राज्य लोकतंत्र में हिंसा का एक दुखद उदाहरण बन गया है। बीजेपी बंगाल ने एक वीडियो ट्वीट किया है। वीडियो में एक युवक मतपेटी लेकर तेजी से भागा जा रहा है। बीजेपी ने वीडियो शेयर कर लिखा, जीत की बेताब कोशिश में वे अपनी जान जोखिम में डालकर मतपेटी लेकर दौड़ते नजर आ रहे हैं। मतदान प्रक्रिया का यह उपहास सवाल उठाता है, क्या ऐसा चुनाव आवश्यक है?
तो लगातार बीजेपी ममता बनर्जी सरकार पर हमलावर है। आपको बता दें, बंगाल में आज से पंचायत चुनाव की शुरुआत हुई थी। इसके बाद पंचायत चुनाव को लेकर वोटिंग की शुरुआत हुई। सुबह से ही लगातार तस्वीरें निकलकर सामने आई, जिसमें कुछ अराजक तत्व दिखाई दिए। कहीं बूथ कैप्चरिंग की गई तो कहीं बैलेट बॉक्स को ही उड़ा ले गए। आपको बता दें, इस पूरी हिंसा में 11 लोगों की मौत हो चुकी है, जिसमें टीएमसी के कार्यकर्ता भी शामिल हैं, बीजेपी के भी कार्यकर्ता भी शामिल हैं और सीपीएम के भी कार्यकर्ता शामिल हैं। आपको बता दें कि लगातार ऐसी तस्वीरें निकलकर सामने आई है। खबर पे ज्यादा जानकारी के लिए हमारे सहयोगी सुनील चौहान हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं। सुनील, क्या जानकारी निकलकर सामने आ रही है? बंगाल में पंचायत चुनाव की शुरुआत हुई, साथ ही हिंसा भी देखने को मिली है। बिल्कुल दिनकर, मैं आपको बता दूं, बंगाल में पंचायत चुनाव को लेकर हिंसा देखने को मिल रही है। लगभग 11 से ज्यादा लोगों की मौत बताई जा रही है। लगातार ये देखा जा रहा है वहां पर सेंट्रल की फोर्स को तैनात कर दिया गया है, चप्पे चप्पे पर नजर रखी जा रही है। लेकिन बीजेपी कहीं ना कहीं इस पूरे हिंसा को लेकर तृणमूल कांग्रेस पर तमाम सवाल उठा रही है। इस हिंसा में बताया जा रहा है कि टीएमसी के 3 नेता मारे गए हैं, बीजेपी के भी काफी नेताओं को चोट आई है और बताया जा रहा है कि हिंसा इतनी जबरदस्त देखी जा रही थी कि बैलेट पेपर और मतदान केंद्रों पर जाकर इतना उपद्रव किया गया, पत्थर फेंके गए। अभी भी देखा जा रहा है कि सेंट्रल की फोर्स वहां पर तैनात की गई है। लगातार देखा जा रहा है कि पूरा सिस्टम वहां पर फेल होता हुआ दिखाई दे रहा। तो जिस प्रकार से ममता बनर्जी का स्टेटमेंट सामने आया, सीपीआईएम की बात निकलकर सामने आई, अनुराग ठाकुर केंद्रीय मंत्री ने ममता बनर्जी पर तमाम सवाल कहा है। चुनाव मत से हो, गोली नहीं, इस बात को लेकर कहा राज्य में सुरक्षा सुनिश्चित करने का अधिकार किसका था। ऐसी बहुत सारी अहम जानकारियां हैं जो अनुराग ठाकुर कह रहे हैं, लेकिन सवाल इस बात का निकल कर आता है कि सवाल कई खड़े होते हैं कि आखिर इन चीजों के पीछे कौन है? क्या टीएमसी के द्वारा किया जा रहा है, सीपीएम के द्वारा किया जा रहा है, या फिर आरोप प्रत्यारोप जो पार्टियां लगा रही है उनके द्वारा यह किया जा रहा है? क्योंकि चुनाव आयोग पे भी सवाल खड़े होते हैं, पुलिस प्रशासन पे भी सवाल खड़े होते हैं कि आखिर कोई व्यक्ति किस तरीके से बूथ स्थल से बैलेट बॉक्स लेकर जा रहा है। 11 लोगों की मौत अपने आप में कई सवाल खड़े करते हैं। सुनील, बिल्कुल, बहुत सारे सवाल सरकार पर खड़े होते हैं। मैं दिनकर आपको अपडेट दे दूं, अभी तक 51.1% वहां पर मतदान हो गया है। पंचायत चुनाव चल रहे हैं पश्चिम बंगाल में और अनुराग ठाकुर ने जिस प्रकार से लगातार ममता बनर्जी सवाल उठा रहे हैं, उनका कहना है कि सत्ता की भूख के लिए लोगों की आहुतियां दी जा रही हैं। ये बहुत बड़ा स्टेटमेंट निकल कर आया। मैं आपको बता दूं, अनुराग ठाकुर लगातार ममता बनर्जी पर तमाम सवाल खड़े कर रहे हैं। वहां पर इलेक्शन हो रहा है, मतदान हो रहा है, लेकिन राजनीतिक पार्टियां एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगा रही है। लेकिन सबसे ज्यादा इसमें देखा जा रहा है कि सुरक्षा वहां पर तैनात कर दी गई है। जगह जगह देखा जा रहा है टीयर गैस चलाए जा रहे हैं, वाटर कैनन जगह जगह तैनात की गई हैं। ऐसे बहुत से इंतजाम किए गए हैं कि इस हुड़दंगियों को रोका जा सके, जो राइट्स कर रहे हैं उनको रोका जा सके। सुरक्षा के पूरे पुख्ता इंतजाम किए जा रहे हैं। केंद्र ने तमाम फोर्स को भेजा है क्योंकि राज्य सरकार की तरफ से किए गए इंतजाम कहीं ना कहीं धरातल पर फीके नजर आ रहे हैं। दिनकर, लेकिन सुनील, अहम बात यह है कि आखिर यह लोग कौन है? क्या इन्हें किसी खास वर्ग का समर्थन प्राप्त है? क्योंकि हमेशा जब भी पश्चिम बंगाल में चुनाव होते हैं, चाहे वो लोकसभा के चुनाव हो, विधानसभा के चुनाव हो या पंचायत चुनाव हो, हमेशा वहां हिंसा देखने को मिलती है। क्या इन लोगों पर अब तक कोई कार्रवाई की गई है? किन्हीं लोगों को गिरफ्तार किया गया? क्योंकि तस्वीरें हमने भी दिखाई सुबह से, लेकिन गिरफ्तारी की खबरें अब तक नहीं आई है। सुनील, बिल्कुल, मैं आपको बता दूं, बीजेपी नेता शुभेंदु ने यह कहा कि पश्चिम बंगाल में लोकतंत्र खत्म हो गया, मजाक बना रखा है चुनाव को लेकर। और बिल्कुल ये सवाल इस बार के पंचायत चुनाव का नहीं, जो हो रहे हैं ये हर बार देखा जाता है कि जब भी पश्चिम बंगाल में चाहे विधानसभा के चुनाव हो चाहे लोकसभा के चुनाव हो, वहां पर इस प्रकार का उपद्रव देखा जाता है। तो यही सवाल निकल कर आता है कि कौन है इसके पीछे जो इस प्रकार इसको संरक्षण देता है? ये उपद्रवी कहां से आते हैं? किसकी संरक्षण में काम किया जाता है? अधिक एजेंसियां इस पर काम क्यों नहीं करती? अगर सुरक्षा के इतने पुख्ता इंतजाम किए जाते हैं तो इस प्रकार से हालात क्यों होते हैं? सबसे बड़ा सवाल दिनकर इसमें निकल कर आता है कि राजनीतिक पार्टियां में विपक्षी एकता की बैठक हुई, इसमें सीपीएम भी शामिल थी, टीएमसी कांग्रेस भी शामिल थी। आज पंचायत चुनाव हो रहे, इस दौरान सीपीएम के कार्यकर्ता की भी मौत होती है, टीएमसी के कार्यकर्ता की भी मौत होती है। आखिर आपस में यह लड़ाई जारी रहेगी तो विपक्षी एकजुट कैसे होंगे? बीजेपी तो इन्हें भुनाने की कोशिश करेगी। बिल्कुल दिनकर, मैं आपको बता दूं कि कार्यकर्ता किसका मर रहा है, सवाल इस बात का निकल कर नहीं आता। चाहे उसमें बीजेपी का हो, चाहे सीपीआईएम का हो, चाहे उसमें टीएमसी का हो, तृणमूल कांग्रेस का हो, चाहे किसी और पार्टी का हो, मार्क्सवादी का हो, लेकिन यह है कि मकसद है कि हुड़दंग करो, अवरोध उत्पन्न करो, हालातों को खराब करो,
बूथ को कैप्चर करो, अपना वहां पर अधिकार दिखाओ। ये कौन कर रहा है? ये जांच का विषय है। हालांकि विपक्ष लगातार बीजेपी ममता बनर्जी को आड़े हाथों ले रही है, तमाम सवाल खड़े कर रही है, लेकिन कहीं ना कहीं खूनी संघर्ष में जिन लोगों की जान जा रही है, उनके परिवार का नुकसान हो रहा है, उसकी भरपाई कौन करेगा? ये सवाल बहुत बड़ा निकल कर आता है, क्योंकि जिस प्रकार से देखा जा रहा है कि इतना फोर्स लगाया गया, उसके बाद भी वहां पर वोटिंग डाली जा रही है, लेकिन बहुत से बूथ को कैप्चर कर लिया गया है। और ये देखा जा रहा है कि लगातार राजनीतिक पार्टियां एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप की बौछार कर रही हैं। कांग्रेस पार्टी ने अपना कार्यकर्ता खोया है। पवन खेड़ा का कहना है कि कांग्रेस के पार्टी ने अपना कार्यकर्ता इसमें खो दिया है। उसके बाद भी निकल कर आ रहा है कि कौन कराता है। ठीक है, सवाल हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बढ़ते अगली खबर की ओर। देश के 8 राज्यों में तेज बारिश के चलते बाढ़ जैसे हालात बन चुके हैं। इनमें असम, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, केरल, तटवर्ती गोवा, कर्नाटक और नागालैंड के कई इलाके पानी में डूब गए। कर्नाटक में बारिश के चलते अब तक 4 लोगों की जान चली गई। वहीं उत्तराखंड में 154 सड़कें बंद कर दी गई। असम के 6 जिलों में 121 गांवों के करीब 22,000 लोग बाढ़ से प्रभावित हैं। मौसम विभाग के मुताबिक अगले 5 दिन तक उत्तर भारत में तेज बारिश होगी। जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, पंजाब, हरियाणा और पश्चिम उत्तर प्रदेश में 8-9 जुलाई तक भारी बारिश की चेतावनी जारी की गई है। तो देश के 8 राज्यों में बाढ़ जैसे हालात उत्पन्न हो गए हैं। आपको बता दें, लगातार मौसम विभाग चेतावनी जारी कर रहा है। कर्नाटक में 4 लोगों की मौत भी हो गई है। वहीं आपको बता दें कि मौसम विभाग ने अगले 5 दिनों तक उत्तर भारत में तेज बारिश की संभावना जताई है। आपको बता दें, जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, पंजाब, हरियाणा और पश्चिम उत्तर प्रदेश में 8 और 9 जुलाई तक भारी बारिश की चेतावनी मौसम विभाग द्वारा जारी की गई है, जिसके बाद प्रशासन अलर्ट मोड पर है। प्रशासन सभी तैयारियों में जुटी हुई है कि किसी तरीके से जलभराव की स्थिति पैदा ना हो, कहीं पे भी कोई भारी भूस्खलन की समस्या न देखने को मिले। खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ फोन लाइन पे अभय केंतुरा हमारे साथ जुड़ गए। अभय, क्या जानकारी है? लगातार देश के 8 राज्यों में बाढ़ जैसे हालात हो गए हैं, मौसम विभाग ने भी चेतावनी जारी की है। अभय, आवाज मिल पा रही है आपको? तकनीकी खामियों की वजह से हमारे संवाददाता से हमारी संपर्क नहीं हो पा रही है। आपको बता दें, देश के 8 राज्यों में बाढ़ जैसे हालात हैं, चाहे वो जम्मू कश्मीर हो, हिमाचल प्रदेश हो, केरला हो या तमिलनाडु हो, हर जगह बाढ़ जैसे हालात उत्पन्न हो चुके हैं। आपको बता दें, कर्नाटक में 4 लोगों की जान तक चली गई है। वहीं उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल, बिहार, हरियाणा में मौसम विभाग ने 8 से 9 जुलाई तक भारी बारिश के आसार जताए हैं और साथ ही कहा है कि पुलिस प्रशासन अलर्ट मोड पर रहे, कहीं पे भी किसी तरीके की अनहोनी ना हो। आपको बता दें, कुदरत का तूफानी प्रहार से कई राज्यों में हाहाकार मचा हुआ है। तस्वीरें आप देख सकते हैं टीवी स्क्रीन पर जो चल रही हैं, उत्तराखंड की तस्वीरें हैं जहां भूस्खलन की स्थिति उत्पन्न हो गई है। इसके साथ ही बता दें, उत्तराखंड में 154 से अधिक सड़कें भी बंद कर दी गई है। तो देश के 8 राज्यों में बाढ़ जैसे हालात है। कुदरत का तूफानी प्रहार से कई राज्यों में हाहाकार मचा हुआ है। उत्तराखंड में 154 सड़कें बंद कर दी गई है। साथ ही असम के 6 जिलों में 121 गांवों के करीब 22,000 लोग बाढ़ से प्रभावित हैं। मौसम विभाग ने उत्तर प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, उत्तराखंड सहित उत्तर प्रदेश में भी 8-9 जुलाई तक भारी बारिश की चेतावनी जारी की है। आपको बता दें, चेतावनी के बाद पुलिस प्रशासन, जिलाधिकारी सभी अलर्ट मोड पर आ गए हैं। जानकारी के लिए हमारे साथ अभय केंतुरा हमारे संवाददाता जुड़ गए हैं। अभय, 8 से 9 जुलाई तक भारी बारिश के आसार जताए गए हैं उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड में। बिल्कुल, ये कह सकते हैं कि उत्तर प्रदेश के भी अधिकांश जो जिले हैं, ये कह सकते हैं कि लगभग 2 दर्जन के लगभग जो जिले हैं, उन जिलों में इस समय ऑरेंज अलर्ट यहाँ पर जारी किया गया। उत्तराखंड के लिए कह सकते हैं कि आगामी 8 से 14 जुलाई तक का जो मौसम है, उसमें लोगों को भारी एहतियात और सावधानियां बरतने के लिए यहाँ पर कहा गया। ऑरेंज रेड अलर्ट तक की संभावना यहाँ पर जताई गई है, जिसमें कह सकते हैं कि 8 से 11 जुलाई तक का ऑरेंज अलर्ट यहाँ पर जारी किया गया। ज्यादातर क्षेत्रों में सामान्य से और अधिक भारी बारिश की संभावना यहाँ पर जताई गई है। देखने में भी ये कह सकते हैं कि पिछले 24 घंटे में जिस प्रकार से बारिश यहाँ पर हो रही है, चाहे उत्तराखंड हो या उत्तर प्रदेश हो, उसमें सामान्य से ज्यादा बारिश यहाँ पर कह सकते हैं। उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड में कह सकते हैं कि अभी तक का जो आंकड़ा यहाँ पर रहा है इस मानसून सीजन में, सामान्य से लगभग 30 से 40% अधिक बारिश यहाँ पर देखने को मिली है। और इसी तरीके से अगर देश के दूसरे राज्यों में कहें तो पूर्वोत्तर राज्यों में बारिश कम देखने को मिली है, दक्षिण राज्यों में भी कम मिली है, लेकिन
उत्तर जी। भारत में सबसे ज्यादा बारिश इस समय देखने को मिल रही है। और अभी भी ये कह सकते हैं कि अगले 48 से 72 घंटे पूरे उत्तर भारत के जो सभी राज्य हैं उन सभी राज्यों में भारी बारिश की आशंका यहाँ पर जताई गई है। जी। लोगों को सावधानियां बरतने के लिए कहा गया है ताकि किसी भी प्रकार से लोग परेशानियों से बचे रह सके। और बहुत बहुत धन्यवाद अभय हमारे साथ साथ जुड़ने के लिए और ज्यादा जानकारी देने के लिए। वक्त तो चला एक छोटे से ब्रेक का, ब्रेक के उस पार भी खबरें लगातार जारी है। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। संगम नगरी में साधु संतों के साथ महाकुंभ की तैयारियों पर आयोजित बैठक खत्म हो गई है। बैठक के बाद महाकुंभ की तारीखों का ऐलान किया गया। 2025 में कुल 45 दिनों तक महाकुंभ का आयोजन होगा। महाकुंभ का महास्नान 13 जनवरी को पौष पूर्णिमा के साथ शुरू होगा। पहला शाही स्नान 14-15 जनवरी को मकर संक्रांति पर होगा। 29 जनवरी को मौनी अमावस्या पर दूसरा शाही स्नान होगा। 3 फरवरी को बसंत पंचमी पर तीसरा और आखिरी शाही स्नान किया जाएगा। 26 फरवरी को महाशिवरात्रि पर स्नान पर्व के साथ कुंभ मेले का समापन हो जाएगा। इस बार महाकुंभ में 40 करोड़ से ज्यादा श्रद्धालुओं के आने की उम्मीद है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ बाद में महाकुंभ की तारीखों का औपचारिक ऐलान भी करेंगे। महाकुंभ से जुड़े अफसरों के साधु संतों का स्नान पर्वों की तारीखों पर मुहर लगा दी है। तो महाकुंभ को लेकर महाबैठक किया गया है। खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता शोएब रिजवी हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं। शोएब, क्या जानकारी है आपके पास? महाकुंभ को लेकर महाबैठक का आयोजन किया गया था। देखिए, बिल्कुल निश्चित तौर पर इस बार का दिनकर जो महाकुंभ या कुंभ कहेंगे वो बहुत ही दिव्य और भव्य होगा। उत्तर प्रदेश की योगी सरकार हो या केंद्र की मोदी सरकार हो, उसको लेकर के गंभीर है। और इसी कड़ी में आज जो प्रशासनिक बैठक कह सकते हैं, औपचारिक रूप से पहली बैठक मंडलायुक्त के नेतृत्व में मंडलायुक्त कार्यालय में की गई है। उसमें खास बात ये रही कि जो 13 अखाड़ा से जुड़े साधु संत हैं वो देश के अलग अलग कोनों से जहां भी उनके मठ है वो यहाँ पे शामिल होने के लिए आए थे। उनके साथ बाकायदा अधिकारियों की बैठक हुई। बैठक में उन तमाम विषयों पर चर्चा की गई कि जो 2025 का कुंभ होगा उसमें किस तरह की तैयारियां की जा रही हैं, क्या कुछ किया जा सकता है। खास तौर से साधु संतों से उनकी राय जानी गई। शाही स्नान चूंकि बहुत आकर्षण का केंद्र रहता है, शाही स्नान की जो तिथियां हैं जिसमें नागा साधु विशेष तौर पर स्नान करने के लिए मुहूर्त के हिसाब से निकलते हैं, उसकी तारीखों पर चर्चा हुई। तो ये कह सकते हैं कि अब औपचारिक शुरुआत हो चुकी है। क्योंकि योगी सरकार इस मामले में काफी गंभीर है और उन्होंने जो निर्देश दिया था उसके तहत आज मंडलायुक्त के कार्यालय में बाकायदा ये बैठक की गई, जिसमें 13 जो अखाड़े हैं देश के उनके जो जुड़े साधु संत है वो इस बैठक में शामिल हुए। खासतौर से प्रयाग नगरी जो धर्म नगरी है, इस प्रयाग नगरी का किस तरह से जीर्णोद्धार हो, किस तरह से और ज्यादा विकास किया जा सके और इसको सजाया जा सके, क्योंकि 40 करोड़ से ज्यादा श्रद्धालु इस बार जो कुंभ है उसमें आने की संभावना है। तो उसको लेकर के तैयारियां किस तरह से की जाए इस पर चर्चा की गई। खासतौर से जो यहाँ के प्राचीन मंदिर हैं उनको किस तरह से और बेहतर सजाया जाए, इस तरह की तमाम चीजों पर जो साधु संत है उनकी भी राय है और प्रशासनिक अमला क्या कर रहा है उस पर चर्चा की गई। जी बहुत बहुत धन्यवाद शोएब हमारे साथ जुड़ने के लिए और ज्यादा जानकारी देने के लिए। जौनपुर में न्याय के लिए कोतवाली पहुंची एक पीड़ित महिला की महिला कांस्टेबल ने जमकर पिटाई कर दी। जहां पीड़िता पिटाई के बाद थाने में ही बेहोश हो गई। आपको बता दें कि हालत बिगड़ने पर पुलिस ने आला अधिकारियों के हाथ पांव फूलने लगे, जिसके बाद गंभीर हालत में महिला को अस्पताल में भर्ती कराया गया। प्राथमिक उपचार के बाद महिला को जिला अस्पताल रेफर किया गया है। मामला शाहगंज कोतवाली क्षेत्र का बताया जा रहा है। तो जौनपुर की घटना आपके साथ साझा कर रहे हैं, जहां पीड़ित को महिला सिपाही ने पीटा है। आपको बता दें न्याय के लिए पीड़ित महिला थाने पहुंची थी, जहां महिला सिपाही ने पीड़ित महिला के साथ मारपीट की, जिससे वह बेहोश हो गई। बेहोश होने के बाद आला अधिकारियों में हड़कंप मच गया, जिसके बाद मौके पर मौजूद पुलिस ने उसे अस्पताल में भर्ती कराया है। जिसके बाद यह मामला काफी हाईलाइटेड हुआ, जिसके बाद पुलिस प्रशासन पर कई तरीके के सवाल खड़े किए जा रहे हैं। आपको बता दें पिटाई के बाद थाने में महिला बेहोश हो गई थी। पीड़ित महिला न्याय के लिए थाने पहुंची थी। यह पूरा मामला शाहगंज कोतवाली क्षेत्र का बताया जा रहा है। प्राथमिक उपचार के बाद महिला को जिला अस्पताल में रेफर किया गया है। आपको बता दें कि आला अधिकारियों ने इस मौके को संज्ञान में लिया इस मामले को। इसके बाद जांच पड़ताल में जुटे हुए हैं। जौनपुर की यह घटना आपके साथ साझा कर रहे हैं, जहां न्याय के लिए कोतवाली पहुंची एक पीड़ित महिला की पिटाई की गई है। खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ जौनपुर से हमारे संवाददाता विवेक कुमार हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं। विवेक, क्या जानकारी है, पूरा मामला क्या है, विस्तार से दर्शकों को बताइए।
पूरा मामला जो है सागंज कोतवाली क्षेत्र का है, जहां बताया जा रहा है कि सागंज कोतवाली क्षेत्र के काशीराम कॉलोनी में रहने वाली संगीता पत्नी संतोष कुमार जो है बच्चों के विवाद हो जाता, बच्चों के विवाद में पड़ोसियों से मारपीट हो जाती है। मारपीट के लिए जो है संगीता जो उसके बाद जो है न्याय के लिए संगीता सागंज कोतवाली पहुंचती है। कोतवाली और संगीता का आरोप है कि और वहां महिला कांस्टेबल तैनात थी जो है संगीता की पिटाई की है और संगीता की हालत बिगड़ गई है और उसे इलाज के लिए सागंज सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पर भर्ती कराया जाता है। वहीं डॉक्टरों ने प्राथमिक उपचार के बाद जो है महिला की हालत गंभीर देख जिला चिकित्सालय के लिए रेफर कर दिया। घटना के बाद जो है पुलिस के आला अधिकारियों के हाथ पांव फूलने लगते हैं। वहीं जिम्मेदार अधिकारी कैमरे के सामने कुछ बोलने को तैयार नहीं है। जी, लेकिन विवेक, सवाल यह खड़ा होता है कि अचानक एक महिला सिपाही ने पीड़ित को क्यों पिटाई कर दी? क्योंकि मामला आपने बताया कि बच्चों का विवाद था, इसको लेकर महिला थाने पहुंची थी। और जो बताया जा रहा है कि पीड़ित महिला का जो आरोप है कि जो है दो पक्षों में मारपीट हुई थी, महिला ने आरोप लगाया कि पुलिस एक पक्षी कार्रवाई कर रही थी। जब महिला ने जो है पुलिस से अपनी न्याय की गुहार लगाई है तो महिला कांस्टेबल ने महिला की पिटाई की है। हालांकि जो है और महिला की हालत बिगड़ता देख जो है हड़कंप मच जाता है, लेकिन जिम्मेदार अधिकारी कैमरे के सामने कुछ बोलने को तैयार है। वही इंडिया वाइज की टीम जो है उप थाने पर तैनात जो है जिम्मेदार अधिकारी से बात करने चाहे तो उन्होंने ऑफ कैमरा बताया कि महिला की हालत जो है पहले तो खराब चल रही थी, महिला बेहोश हो गई थी, उसे इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया। जी, अब तक इस पूरे मामले में कोई कार्रवाई की गई है क्या पुलिस प्रशासन की तरफ से महिला सिपाही के ऊपर? क्योंकि एक तरफ जहां महिला उपचार के लिए इलाज में भर्ती है तो दूसरी तरफ पुलिस ने क्या जवाबदेही देखते हुए कोई कार्रवाई की है? देखिए, पुलिस के आला अधिकारी मीडिया कैमरे के सामने आना नहीं चाह रहे हैं। ऑफ कैमरा उन्होंने बताया कि जो है महिला की तबीयत पहले से खराब, लेकिन सवाल ये उठता है जिस तरह से महिला की जो साथ ये हादसा हुआ है, आखिर जब कोतवाली में जो आदमी न्याय के लिए जाता है, जब कोतवाली पे ही महिला की पिटाई होती है तो एक बड़ा सवाल खड़ा कर, लेकिन पुलिस जांच की बात करे, लेकिन आपको ये बता दें कि जांच जो है खाकी करेगी, आरोप खाकी पर ही लगी है। जी, लेकिन ऐसे में फिर आम जनता का क्या होगा विवेक? जौनपुर की जनता क्या कोतवाली नहीं पहुंचेगी क्योंकि वहां पे भी न्याय की वजह उनके साथ पिटाई हो रहा है? क्या इस मामले को लेकर किसी और ने कोई बयान दिया है अब तक? किसी अधिकारी ने, किसी प्रशासनिक जिम्मेवार लोग ने? और आला अधिकारी जो है कैमरे के सामने कुछ बोलने को तैयार, मीडिया से कैमरे से बच रहे हैं, लेकिन जो है मीडिया और जो महिला के पीड़ित के जो परिजनों का जो हमने बात करने का प्रयास किया, वो पुलिस के खौफ से इतना डर है कि मीडिया के कैमरे के सामने आना नहीं चाह रहे। लेकिन जिस तरह से जो है पुलिस अधीक्षक की हम बात करें, लगातार जो है फरियादियों की समस्या सुनते हैं। फिलहाल देखने वाली बात होगी पुलिस अधीक्षक जो है डॉक्टर अजय पाल शर्मा क्या संज्ञान लेते हैं, किस तरह से इंसाफ मिलता कि नहीं। जी, बहुत बहुत धन्यवाद विवेक हमारे साथ जुड़ने के लिए और ज्यादा जानकारी देने के लिए। 5 शहर 5 खबर में आज के लिए इतना ही। देश दुनिया की बाकी खबरों के लिए देखते रहिए इंडिया वॉइस।